प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में, जिसके तहत आज हमारी बातचीत होगी राज्यसभा चुनाव को लेकर। सुबह जब अपनी ऑफिस मीटिंग में हमने तय किया कि राज्यसभा चुनाव पर बात करते हैं, कांग्रेस के लिए फिर से बड़ा संकट आन खड़ा हुआ है मध्य प्रदेश और झारखंड के संदर्भ में। जिस तरीके से वहां पर मतदान की नौबत आ रही है, तो कांग्रेस के लिए सीट और साख दोनों बचाना खासा मुश्किल रहेगा। इस पर बात करेंगे, पर शाम होते होते पूरी तस्वीर ही बदल गई। जो संशय था वो हकीकत में तब्दील हो गया। शाम होते होते खबर आई कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन ही रद्द हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राहुल कोठारी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेहद करीबी समझे जाते हैं। पुराने प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय युवा मोर्चा में बड़ा चेहरा रहे। उन राहुल कोठारी ने आपत्ति लगाई। हालांकि राहुल कोठारी का नाम भी संभावित दावेदारों में शामिल रहता था राज्यसभा के लिए, पर लॉटरी रजनीश अग्रवाल की लगी। पर राहुल कोठारी ने अपनी उपयोगिता साबित करनी चाहिए, तो उन्होंने आपत्ति लगाई। और आपत्ति ये लगाई कि मीनाक्षी नटराजन ने जो अपना फॉर्म भरा है ना, इसमें अपने खिलाफ दर्ज मामले का उल्लेख नहीं किया, जानकारी छुपा ली है। और चूंकि उन्होंने जानकारी छिपाई है, इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए। इधर झारखंड के संदर्भ में, जहां पर संख्या बल के हिसाब से माना जा रहा था कि 2 सीटें सत्तारूढ़ दल को मिल जाएंगी, 81 सीटें विधानसभा में, और सत्तारूढ़ दल गठबंधन के 56 विधायक हैं। 28 वोट एक प्रत्याशी को जीतने के लिए चाहिए। विपक्ष के पास वो संख्या बल है नहीं, तो आसानी से सत्ता पक्ष जीत जाएगा। एक प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया, कांग्रेस ने दूसरा प्रत्याशी दे दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल न होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े उद्योगपति हैं परिमल नाथवानी, रिलायंस समूह से जुड़े हुए हैं, 3 बार पहले राज्यसभा में रह चुके हैं, 2 बार झारखंड से, 1 बार आंध्र प्रदेश से। उन्होंने भाजपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, निर्दलीय के फॉर्म भर दिया। अब वहां नामांकन की नौबत है और राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि परिमल जी अगर फॉर्म भरे हैं तो वोट भी जुटा लेंगे। वो जुटाएंगे, इसका मतलब क्या है कि सत्तारूढ़ दल में कुछ ना कुछ सेंधमारी कर देंगे। तो हमारा विषय आज यही है, चुनाव मीनाक्षी आउट, झारखंड में डाउट। मध्य प्रदेश में जो कुछ भी घटनाक्रम आज चला है वो खासा चौंकाने वाला है। भाजपा की संभावित खरीद फरोख्त से बचने के लिए कांग्रेस अपने विधायकों को समेटकर चार्टर प्लेन के माध्यम से बेंगलोर ले जा रही थी। उस प्लेन को उड़ान भरने में खासी दिक्कत हुई। 2-2.5 घंटे तक तमाम माननीय गेट पर रहे एयरपोर्ट के, एंट्री नहीं मिल रही थी। फिर मिली तो विमान उड़ा नहीं। शाम को जैसे उड़ा तो खबर आई कि नामांकन पत्र ही निरस्त हो गया। तो बेंगलोर जा रहा विमान वापस फिर भोपाल में आके खड़ा हो गया। अब खबर आ रही है कि शायद कांग्रेस इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल ही दरवाजा खटखटाएगी। और झारखंड में जो कुछ चल रहा है तो ये भी खासा दिलचस्प है। तो जरा इस पूरे घटनाक्रम पर बात करते हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल का कहना है कि विपक्षी दल अगंभीर है, उसका अपने ही लोगों पर भरोसा भी नहीं है और नियंत्रण भी नहीं है, और अपने ही लोगों की करतूत के चलते उसकी ऐसी फजीयत हो रही है। इसको रोशनी में रखते हुए जरा आज इस बातचीत को विस्तार देते हैं। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के अनुभवी, विचारवान, प्रामाणिक नेता है। इस दृश्य को देखकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, हमें जानना है आज। हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी, कांग्रेस पार्टी का विचारवान लेकिन आक्रामक चेहरा है। आज की इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी जितने भी उल्लसित डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, पर भविष्य को लेकर कितने आशंकित हैं या आश्वस्त हैं, यह हमें उनसे जानना है। हमारे साथ डॉक्टर नीलम मिश्रा जी हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन की साख एक निर्दलीय उम्मीदवार के चलते दांव पर लग गई है। विपक्षियों के पास संख्या नहीं है, पर फिर भी निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। सत्तारूढ़ गठबंधन में सेंध लगेगी या गठबंधन सुरक्षित रहेगा, या हमें नीलम जी बताएंगे, नीलम जी से समझेंगे। हमारे साथ देवेंद्र वर्मा जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के
पूर्व प्रमुख सचिव हैं, विधायी मामलों के अच्छे खासे जानकार हैं। जब भी नाजुक विषय होते हैं हम उन्हें याद करते हैं, पर आज का विषय थोड़ा जटिल है देवेंद्र जी के लिए। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि उनकी निजी तौर पर वैचारिक निष्ठा या जुड़ाव भाजपा के साथ हो जाता है। आज का घटनाक्रम विचार और नियम के बीच किस तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं कि जानने में हमारी देवेंद्र वर्मा जी को लेकर बड़ी दिलचस्पी है। और बाकी तो खरी बात कहने के लिए प्रेम कुमार जी हैं। हितेश जी सावधान रहें, इसके साथ प्रेम कुमार जी तैयार रहें। तो चर्चा की शुरुआत सम्माननीय डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी से ही करते हैं। क्या हितेश जी, कांग्रेस के 10-10, 15-15 विधायक आपके संपर्क में चल रहे थे, फिर भी पूरी मेहनत एक नामांकन निरस्त कराने में लगा रहे थे। बात कुछ समझ में आई नहीं। जब सेंध लगा चुके थे तो ऐसे तकनीकी आधार पर जीत हासिल करने की कोशिश क्यों की है? कांग्रेस बता रही है जो मामला दर्ज नहीं उसको आधार बना के नामांकन पत्र निरस्त करा लिया। थोड़ा हितेश जी रोशनी दो, कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को और सभी फेलो पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आपने बताया, थोड़ा सा डेविएशन है इसमें। हाँ, एक बात मुझे जरूर याद आती है हिमांशु जी कि जब मीनाक्षी नेता से मेरी बात हुई, बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े, तो उन्होंने बड़ी हंसते हुए कहा था कि डॉक्टर, ये तो हमने तुमको थाली में रख के दे दिया है। तो मेरी समझ में एकदम से नहीं आया था कि ये हुआ क्या, पर शायद उन्होंने संकेत दे दिया था, तब भानु जी भी समझ गए होंगे। उस वक्त हमारी समझ में नहीं आया था, लेकिन जब कल उन्होंने फॉर्म भर दिया, उसके बाद फॉर्म की हम लोग स्क्रूटनी कर रहे थे, तो उसमें स्क्रूटनी में ये बात निकल कर आई। अब आप ये मत पूछना कि तेलंगाना से सूचनाएं कैसे प्राप्त हुई हमको कि इनके खिलाफ एक आपराधिक प्रकरण या मामला जो है वो लंबित है न्यायालय में। तो स्वाभाविक है कि जब उसकी जानकारी आई, उसके पेपर्स आए, तो उसको क्रॉस चेक किया गया और ये पाया गया कि भाई इसकी प्रविष्टि जो है वो फॉर्म में नहीं की गई है। तो ये तो ओपन एंड शट केस हो गया, क्योंकि फॉर्म में लिखा ही होता है कि यदि आपने अपने किसी भी आपराधिक मामले को जो किसी भी न्यायालय में लंबित है उसकी यदि सूचना इसमें नहीं दी या उसे छुपाया, तो स्वाभाविक है कि वो रद्द हो जाता है आवेदन। मजे की बात यह है कि वो इसका उल्लेख कर देती तो उस मामले की वजह से उनको कोई नुकसान नहीं होता, ये उनको समझने का विषय था। लेकिन वो ओमिट किया गया या क्या हुआ, ये अब आपके अंदर की कहानी है। बहरहाल जब ये चीज हमारे सामने आई और 2-3 विसंगतियां थी, तो इसको लेके एक रिप्रेजेंटेशन तैयार किया गया और चुनाव आयोग को दिया गया। तो स्वाभाविक है कि उन्होंने हमारे जो आरोप है उसकी तस्दीक करी, तस्दीक में वो आरोप सही पाए गए। इनफैक्ट प्रत्याशी ने भी स्वीकार कर लिया, मीनाक्षी जी ने, कि हाँ भाई ये प्रकरण जो है ये लंबित है। न्यायालय में उन्होंने जवाब दिया, तो कोई इसमें ये कहने वाली बात ही नहीं थी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये लंबित है, तो अगला प्रश्न आता है कि भाई इसको फिर उसमें इसकी प्रविष्टि क्यों नहीं की गई सूचना के उसमें, तो नहीं की गई थी। तो इस कारण से वो हमारी जो आपत्ति है वो खड़ी हो जाती है, और हमारी जो प्रेयर थी कि इस आधार पे, जैसा कि चुनाव आयोग का ही नियम है, आवेदन रद्द किया जाना चाहिए, और रद्द किया गया। तो ये बड़ा ओपन एंड शट केस है हिमांशु जी। ओपन एंड शट तो कल सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगा हितेश जी। आप अपीलार्थी हैं, न्यायाधीश नहीं। आपका ऐसा दावा है, रिटर्निंग ऑफिसर कैसे फैसले लेते वो हमने चंडीगढ़ में भी देखा था। वो 8-8 या 10-10 वोट निरस्त किए थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो लोकतंत्र की डकैती है। तो ऐसे भी उदाहरण है, पर आपकी दलील है, उस दलील का सम्मान है। पर उससे पहले एक जिज्ञासा है मेरी, आप नेताओं भाजपा के, बात आपकी कांग्रेस के बड़े नेताओं से होती है, मंशा क्या है डॉक्टर हितेश वाजपेयी? देखिए हिमांशु जी, राज्यसभा के जो हैं चुनाव दलगत होते नहीं है, तो स्वाभाविक है सबकी आपस में बातचीत होती है। और हमने पहली सूची में तो तीसरा प्रत्याशी रखा भी नहीं था, आपने देखा था। लेकिन तीसरे प्रत्याशी का विचार जब मीनाक्षी जी आई
तो 230 का जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है, जिसमें से 2 विधायक पात्र नहीं थे देने के लिए मतदान, तो स्वाभाविक है कि सभी लोगों से रायशुमारी की गई। रायशुमारी में निकल के आया कि नहीं भाई, ये होना चाहिए ऐसा, मीनाक्षी जी का अल्टरनेटिव आना चाहिए, तो सब वोट देंगे। तो फिर एक कंसेंसस बना और एक प्रत्याशी अच्छा सा हमने दिया, जिसको लेकर के कंसेंसस बने। और हिमांशु जी, बातचीत करने के लिए कोई मनाही थोड़ी ना। नहीं, मैंने मनाही थोड़ी पूछी, पर आपने कभी ऐसा उल्लेख नहीं किया कि मेरी भाजपा के एक बड़े नेता से बातचीत हुई। हितेश वाजपेयी ने बड़ी दमदारी के साथ कहा कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता से मेरी बातचीत हुई। तो मेरी जिज्ञासा हो गई, भाई हितेश जी नेता तो भाजपा के, कांग्रेस के बड़े नेता से क्यों बात करते हैं, ऐसी जिज्ञासा हुई। पर दूसरा और रोशनी दे दीजिए, जब मामला इतना दमदारी का था, नैतिक रूप से, कानूनी रूप से आप बता रहे हैं कि एकदम सही मामला था, तो फिर ये भोपाल विमानतल से बेंगलोर के लिए जिस विमान को उड़ान भरना था माननीय को लेके, वो उड़ान क्यों नहीं भर रहा था डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी? मतलब 3 घंटे तक मध्य प्रदेश के 40-50 विधायक एंट्री के लिए भी खड़े रह गए। मतलब उनके पास में टिकट नहीं था, बोर्डिंग पास नहीं था, या उनकी हैसियत नहीं लगती थी कि वो विमानतल के अंदर दाखिल हो पाए। वजह क्या थी डॉक्टर हितेश वाजपेयी? मेरे पास तो जो अपुष्ट जानकारियां आ रही हैं उसके अनुसार ये था कि इन लोगों ने पेमेंट नहीं किया था। जिस एजेंसी से विमान लिया था, तो कांग्रेसियों की आदत है, आप जानते हो, थोड़ी मुफ्त की यात्रा की तरफ झुकाव रहता है, तो फोन ऑन कर दिए होंगे। फिर पेमेंट के लिए राजा साहब और कहते हैं नाथ साहब का फोन भी आउट ऑफ रेंज आने लग गया। तो कुछ वहां पे इन लोगों का इंटरनल इशू क्रिएट हुआ था। तो अब भाई पेमेंट ही नहीं करोगे तो फिर विमान उड़ेगा कहां से? तो ऐसी कुछ दिक्कतें रही होंगी। बहरहाल उसकी जांच करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पेमेंट नहीं हो पाया क्या प्रताप भानु जी? विमान बुलाते हो, पेमेंट भी नहीं करते हो, ऐसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी यहाँ पे बता रहे हैं। और 2 बड़े नेताओं के फोन आउट ऑफ रीच हो जाते हैं। लेकिन एक बार बताओ हितेश जी, प्रताप भानु जी से बात करूं उससे पहले, आपकी बातचीत या आउट ऑफ रीच हो जाने से पहले हो गई थी, या उनका आउट ऑफ रीच रहते हुए आपसे हो गई थी? नहीं, हमारी बातचीत तो जब हो गई थी जब मीनाक्षी जी का नाम आया था। तो ऐसे प्रताप भानु जी से भी होती रहती है, आपसे भी होती रहती है। नहीं, चलो आपने ये तो बता दिया कि इन 2 में से एक बड़ा नेता है जिससे आपकी बातचीत हुई थी, बस सवाल इतना ही था। तो प्रताप भानु जी, थोड़ा आपसे ही समझना चाहता हूं, हुआ क्या आपके साथ और क्या कर बैठे आप अपने साथ? डॉक्टर हिमांशु जी, बीजेपी का तो आदत ही है इनके षड्यंत्र करने की, झूठ बोलने की, प्रपंच करने की, राजनीतिक भ्रष्ट आचरण करने की। जब ये 2018 में चुनी हुई सरकार को गिरा सकते हैं, जब बंगाल में टीएमसी को तोड़कर आधे सांसद मिलाने की साजिश चल रही है, तो तीसरा उम्मीदवार जब इन्होंने दे दिया था, उसकी सूचना, अधिसूचना दिल्ली से जारी हो गई थी, पार्टी ऑफिस से, तभी लगने लगा था कि या तो ये खरीद फरोख्त करेंगे या फिर फॉर्म रिजेक्ट कराने का षड्यंत्र भी करेंगे। और वही हुआ। इंदौर में भी लोकसभा के चुनाव में उन्होंने 1-1, 2 फॉर्म रिजेक्ट कराए, मालूम है, देखा है आपने। इस तरह की बातें होती हैं। आमने सामने की लड़ाई में इन्हें मालूम है कि इनका कोई दाव नहीं बनता था। इनके पास सिर्फ 48 वोट थे और चाहिए थे 58। 10 कैसे जुगाड़ करें? इनका तो नैतिक अधिकार ही नहीं था तीसरा करने का। आपस में बैठ के जो एक स्वस्थ परंपरा होती है लोकतंत्र की, तय कर लेना चाहिए था। 2 आपके हो गए, 1 हो गया, निर्भर हो गया, चलिए। अच्छा, एक बार बताओ प्रताप भानु जी, आप तो बहुत अनुभवी, विचारवान और सौम्य किस्म के राजनेता हैं। ये बार-बार दलील आप लोग देते रहते हो, इनके पास संख्या बल नहीं है, या संख्या इतनी है तो ये तीसरा उम्मीदवार क्यों दे रहे हैं, चौथा उम्मीदवार क्यों दे रहे हैं? भाई, तो जब संविधान बना था तो संविधान निर्माताओं को प्रावधान ये कर देना था कि लोकसभा के अंतर्गत या विधानसभा के अंतर्गत जिसके पास जितनी सीट होंगी उस अनुपात में उसकी राज्यसभा में सीट रहेंगी। मतदान की नौबती क्यों लाने दी संविधान निर्माताओं ने? क्यों प्रावधान किया? क्यों दलगत आधार पर वोट डालना अनिवार्य नहीं है? क्यों अगर पार्टी की चुने हुए प्रत्याशी के खिलाफ वोट देते हो तो अभी आपकी संस्था रद्द नहीं होती है? यह प्रावधान संविधान में क्यों हुआ? स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं की मंशा रही कि तमाम विधायक जो सुयोग्य हो, उच्च सदन में जाने लायक, जिसको वो सुयोग्य मानते हो उसको चुनें, उसमें पार्टी के आधार पर मतदान करें, ऐसी भावना संविधान निर्माताओं की नहीं थी। तो आप इतने छाती क्यों पीटते हो भाई? इनके पास संख्या नहीं थी, क्यों कर रहे हैं?
भाई संविधान में व्यवस्था ही बनाई कि चुने हुए विधायकों को तय करना है कि राज्यसभा में कौन जाए। ये पार्टी का नहीं, ये विधायकों का अधिकार है। क्या कहते हो? आपने तो इतनी लंबी राजनीति की है। इन्होंने विधायकों के अधिकार पर भरोसा कहां किया? इन्होंने तो अपने प्रशासनिक दबाव बनाकर अधिकारियों को अपने सरकार के दबाव में लाकर एक जिसमें नोटिस जारी हुआ था मीनाक्षी नटराजन को, उसका सहारा लेकर इन्हें जरूरत क्या थी? यदि इन्हें भरोसा था या इन्हें लोकतंत्र में विश्वास करते थे तो फॉर्म रिजेक्ट कराने की जरूरत क्या थी? अच्छा प्रताप भानु जी, मतलब आप आश्वस्त है ना कि आज तक के देश के चुनावी इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी प्रत्याशी के नामांकन पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई? आपका बिल्कुल साफ सुथरा रिकॉर्ड है। किसी ने भी नामांकन पत्र अगर दाखिल किया प्रतिद्वंदी दल ने, तो आप लोग कभी उस नामांकन पत्र को निरस्त कराने की कोशिश नहीं की हो। आपने कभी उसमें आपत्ति नहीं की है, आपने इस संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया है। कह सकते हो ना आप पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रताप भानु जी? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि आपत्ति दर्ज करना किसी भी विपक्ष का या विरोधी प्रत्याशी का फर्ज बनता है, परंतु जो पीठासीन अधिकारी होता है उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो न्याय दे। उस कुर्सी पर बैठा हुआ है, क्या किस मेरिट पे, वो किस कसौटी पर उस आपत्ति को लेता है। और प्राइमा फेसी जब फॉर्म दाखिल किए जाते हैं उस समय इस तरह की यदि कोई भूल चूक हो जाती है तो उस पर कोई इतनी आपत्ति है, फॉर्म उस आधार पर रिजेक्ट करने का कारण नहीं बन जाता है। ये आपत्ति दर्ज करना होती है, हम लोग भी करते हैं, परंतु पीठासीन अधिकारी पर सामने वाले प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए, चुनाव ही ना होने दिया जाए, चुनाव एक तरफा करा दिया जाए, अधिनायकवादी प्रवृत्ति का ये काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया। तो आपका मानना है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ तेलंगाना के कोर्ट में मामला चल रहा था, जिसका नोटिस उन्हें जारी किया गया, जिसका जवाब उन्होंने दिया, लेकिन ये उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि वो उसका उल्लेख अपने नामांकन पत्र में करते। उन्होंने नहीं किया, पीठासीन अधिकारी को इसे इग्नोर कर देना था, भूल जाना था। बड़ी नेता है, छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है? ये अपेक्षा है प्रताप भानु जी आपकी? नहीं, मेरी अपेक्षा यह है कि जब जो फॉर्म भरा जाता है उसके दिए हुए कॉलम को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना चाहिए, अपने लीगल एडवाइजर से उसको स्क्रूटनी कराना चाहिए, इसके बाद ही दाखिल करना चाहिए। और जब वो दाखिल हो जाता है, पीठासीन अधिकारी का भी इसमें सहयोग लिया जाता है, वो एक बार गाइड भी कर देते हैं। हमने देखा है फॉर्म भरे हैं, और यदि कोई बात हमें स्पष्टीकरण लेना होता है तो सामने भी बैठकर से संशोधन कर दिया जाता है। उन्हें ये चर्चा करना चाहिए थी पीठासीन अधिकारी से। ये मैं मानता हूं कि या तो वो फॉर्म भरती या फिर उनकी राय ले लेती कि ये हमें पूरी जानकारी नहीं है, ये नोटिस दिया, इसका उल्लेख करना है नहीं करना है, उसमें कोई बात नहीं होती है। मैंने भी कई बार नहीं करता हिमांशु जी। ये वो तो ठीक है प्रधान, आप मानते हो ना कि आपके प्रत्याशी ने फॉर्म में चूक की, फॉर्म में जिस अनुसार भरा जाना था प्रविष्टि नहीं भरी, या इसमें आपका कोई तर्क है कि भरी थी, इन्होंने रबर से मिटा दिया, प्रविष्टि को हाइड कर दिया? डॉक्टर हितेश वाजपेयी के लंबे हाथों ने ऐसा फॉर्म में कुछ छेड़छाड़ कर दी, ऐसा कोई आरोप है क्या आपका? नहीं, मेरा साफ कहना है यदि कोई भूल चूक हुई होती तो एक बार जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो वहां का जो उनका असिस्टेंट होता है वो उसकी स्क्रूटनी कर लेता है दाखिल करने के पहले। अच्छा एक मिनट प्रताप भानु जी, थोड़ा आप तो बहुत अनुभवी राजनेता हो, कैसी दलील दे रहे हो आज आप? भाई फॉर्म भरा था उन्होंने 8 तारीख को, आज थी नामांकन पत्रों की जांच। एक तो आपको जानकारी के लिए, दूसरा जो आपने कहा कि वो सहयोगी होता है, वो जांच कर लेता, तो जांच तो ये करेगा ना कि आपने कागज ठीक भरे हैं कि नहीं भरे हैं। उसे कोई तीसरी आंख है क्या कि आपके खिलाफ तेलंगाना में कोई मामला चल रहा है कोर्ट से, उसमें आपके पास नोटिस आया था, उसका आपने जवाब दिया था? तो ये तो प्रत्याशी को पता होना चाहिए। ये पीठासीन अधिकारी या उसके सहयोगी की जिम्मेदारी थोड़ी है कि वो आपकी जन्म कुंडली लेकर रखेगा, अरे मीनाक्षी जी आपके खिलाफ तो तेलंगाना में ये मामला चल रहा है, वो आपने इसमें भरा नहीं है, उसे भरिए। ऐसी अपेक्षा है क्या आपकी? या भाजपा से आपकी अपेक्षा है? यार इनके हाथ बहुत लंबे हैं, इनकी जानकारी बहुत है, इनको हमें बताना चाहिए था। ये बड़ा गलत है डॉक्टर मोहन यादव, ये हेमंत खंडेलवाल और हितेश वाजपेयी। बताओ, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से बात करते हैं, बता नहीं सके आप लोगों को कि तेलंगाना से सूचना आ गई है पार्टी के पास कि आपके खिलाफ ये मामला है, इसलिए नाराज हो आप? नाराज बिल्कुल नहीं है, हम तो प्रोसीजर की बात करते हैं कि कोई भी यदि चूक हो जाए या कोई भी
ऐसा नोटिस जारी हुआ हो, कोई गतिशील ना हो प्रकरण, क्या उसमें न्यायालय का कोई निर्णय नहीं आया हो अपात्र होने का, तो फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर प्रताप भानु जी बार बार कह रहा है कि भाई उसे ठीक करा देते पर निरस्त ना करते। मुझे आना है देवेंद्र वर्मा जी के पास, लेकिन उससे पहले मैं नीलम जी के पास आना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर भी बड़ी संशय की स्थिति है। क्या करने जा रही हो नीलम जी कांग्रेस के साथ? आप वही जो भाजपा ने मध्य प्रदेश में कर दिया, या कांग्रेस सीट और साख झारखंड में सुरक्षित रख पाएगी? आपके आरजेडी के भरोसे है कांग्रेस? किससे धोखे की उम्मीद रखे कांग्रेस? जी बिल्कुल नहीं हिमांशु जी, मैं आपको बता दूं कि ये झारखंड है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मतलब राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो भी उनकी निर्णय होती है वो बिल्कुल ही चौंकाने वाली होती है। और जिस तरह से भाजपा का जो मनस्थिति यहाँ बना हुआ है कि कहीं ना कहीं गठबंधन में कुछ इस तरह का फेरबदल हो, कुछ इस तरह का कुछ कहानी रचा जाए ताकि भाजपा एक सीट जीत सके। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये झारखंड है, झारखंड में दोनों सीट गठबंधन जीतने जा रही है और बहुत ही सूझबूझ के साथ दोनों प्रत्याशियों का नाम सामने रखा गया है। और जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी ने अपने प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बैद्यनाथ राम जी का नाम सामने लाया है, आपको पता होगा वो एससी कोटे से आते हैं, तो एक समाज को मैसेज देने का भी काम किया गया है कि किस तरह से वो बैलेंस रख करके पूरे समाज के लोगों का विकास चाहते हैं। और दूसरे जो हमारे प्रणव झा जी हैं कांग्रेस के हमारे जो प्रत्याशी, वो भी अपने आप में आश्वस्त है। देखिए लाख कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए अल्टीमेटली हुआ क्या, दो गुजराती देश चला रहे हैं या 4 गुजराती देश चला रहे हैं? हम लोग तो यही देख रहे हैं ना, एक अदानी अंबानी और एक तरफ मोदी और अमित शाह, और लास्ट में उनको एक गुजराती ही मिलता है झारखंड के लिए। क्यों? उनका कोई जमीनी नेता नहीं था क्या? कोई कार्यकर्ता नहीं था क्या? एक मिनट नीलम जी, देखो जमीनी था कि नहीं था पता नहीं, पर हमारी जानकारी बोलती है कि परिमल जी जो गुजराती हैं आपके अनुसार, उनको राज्यसभा भेजने में पहले आप भूमिका निभा चुके हैं। उस समय आपको पता नहीं था कि परिमल जी गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, जो अभी आप इतनी दमदारी से बोल रही हैं? गुजराती ही मिला क्या? पहले भी तो आपको गुजराती मिला था। परिमल जी को आपने ही राज्यसभा में भेजा था, भूल गई आप अपना इतिहास? तो याद कीजिए, आपके पुराने साथी हैं परिमल जी। एक दूसरा, आपने बड़ी रोचक बात कही, आपने बताया कि हेमंत सोरेन चौंकाते हैं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, संख्या आपके पास में है, दोनों जीत गए तो थोड़े लोग चौंकेंगे तो तभी ना कि संख्या सत्तारूढ़ गठबंधन के पास हो और प्रत्याशी विरोधी का जीत जाए। और आपने हमें बताई हेमंत सोरेन चौंकाते हैं, तो उम्मीद करें परिमल नाथवानी जी को बधाई देने का मौका देंगी आप हमें 18 तारीख को? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि बोलते ना कि एक बार नाथवानी जी को, परिमल नाथवानी जी को आप लोगों ने ही राज्यसभा भेज चुका, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, बोलते ना कि गलती होना प्रकृति होता है, स्वीकार करना संस्कृति होता है, संस्कार होता है, और सुधार लेना प्रगति होता है। ठीक है, तो अगर गलती किए तो कोई जरूरी नहीं है कि उस गलती को हम बार बार रिपीट करें। इन गुजरातियों से हम लोगों को बचना है, इन गुजरातियों से देश को भी बचाना है, झारखंड को भी बचाना है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, झारखंड से कांग्रेस और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं गठबंधन, दोनों सीट जीतने जा रहे हैं और रिजल्ट आप लोग के सामने होगा। और जहां तक आप चौंकाने वाली जो बात बता रहे हैं ना, चौंकाने वाला रिजल्ट इसलिए होगा क्योंकि नाथवानी बैग के साथ झारखंड आए ना, उसी बैग के साथ वो वापस जाने वाले हैं। एक बार बताइए, परिमल नाथवानी जी इस बार ही बैग के साथ में आए या पहले भी जब आए थे तब बैग के साथ ही आए थे? देखिए हमारा ये कहना है कि पहले बैग के साथ आए थे कि इस बार बैग के साथ आए हैं। मेरा कहना है कि यहाँ पे संख्या बल जिस तरह से है और जिस प्रकार से बहुमत की सरकार हमारी, आप पिछले समय से अगर आप तुलना करेंगे तो पिछले समय हमारी सरकार बहुमत की नहीं थी, संख्या बल इस तरह का नहीं था। अभी हम लोग अपने आप में मजबूत हैं, इसलिए हम लोग को किसी को सपोर्ट करना, गठबंधन के विरोध में जाना ठीक है। मतलब आपने देखो नीलम जी बड़ी दमदारी के साथ अपनी बात रखती हो आप, तो आपने बताया कि परिमल नाथवानी जी जो है वो बैग के साथ आए हैं, तो हमारी जिज्ञासा हो गई। आपने बताया कि पहले गलती हो गई, तो हमने कहा पहले के संदर्भ में जब आपको सब कुछ याद है तो आपको याद होगा
तो हमने ये जानना चाहा कि वो नाथवानी जी जो है वो इस बार ही बैग के साथ आए हैं या पहले भी जब आए थे तब भी बैग के साथ आए थे, याद आ रहा है आपको क्या? देखिए हिमांशु जी, मैं वही आपको बोल रही हूँ ना कि गलती होना प्रकृति है, सुधार करना संस्कृति होता है, और मतलब सुधार करना संस्कृति होता है। और अगर हम सुधार करके अपने गलतियों पे मतलब क्या होता है, अपने गलतियों को सुधारते हैं तो हम प्रगति करते हैं, प्रगति की ओर बढ़ते हैं। कोई भी कारण रहा हो हिमांशु जी, पिछले समय में बैग का मामला हो या फिर कोई इमोशनल मामला हो, कोई राजनीतिक मजबूरियां रही हो, हमको उस पर नहीं जाना है। मैं अभी तत्काल पे बात करूंगी कि अभी हम मजबूती से सरकार में हैं, हमारी सत्ता पूरे मजबूती से झारखंड को चला रही है, गठबंधन पूरे मजबूती से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी की, तो आरंभ से ही वो तोड़ने का प्रयास झारखंड में लगातार कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि झारखंड में बहुत आराम से उनकी यहाँ पे हेमंत सोरेन जी को सरकार चलाने दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे ईडी सीबीआई से लेकर के हर प्रकार का जितना भी दबाव है यहाँ पे बनाया जाता है, लेकिन हर बार जवाब देने का भी काम किया जाता है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि इस बार भी जवाब मिलेगा, इस बार भी जवाब मिलेगा। कभी गलती हो गई 2008 में, अब मान लिया गलती हो गई, ये हमारी संस्कृति हो गई और ये गलती को दोहराएंगे नहीं, ये हमारी प्रगति हो गई। नीलम जी की प्रगति को देखेंगे, लेकिन अभी तो देवेंद्र वर्मा जी तो समझेंगे। ये नामांकन रद्द हुआ है मीनाक्षी नटराजन का, देवेंद्र वर्मा जी। बताया जा रहा है कि कोई महिला कॉर्पोरेटर थी, उसने अदालत में याचिका लगाई है मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ इस बात के लिए कि उन्होंने, जिसने मुझे छेड़ा उसको संरक्षण दिया। कोर्ट ने एक नोटिस दिया और इस आधार पर उनका नामांकन निरस्त हो गया। आप तो स्वयं कई बार पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभाए हुए हो देवेंद्र वर्मा जी। कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, उम्मीद करते हैं 2-4 दिन बाद आएगा। क्या कहते हो देवेंद्र वर्मा जी, पीठासीन अधिकारी का फैसला कितना टिक पाएगा? एक्चुअली रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को कहीं चुनौती तो नहीं दी जा सकती, जैसा कि मुझे जानकारी है। निश्चित तौर पर यदि पिटीशन दायर करेंगे तो इतनी कोई अर्जेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि पीठासीन अधिकारी का निर्णय फाइनल होता है और पीठासीन अधिकारी ने एक बहुत स्पीकिंग ऑर्डर दिया है। मेरे पास उसका केवल दूसरा पेज है, पहला पेज मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन बहुत स्पीकिंग ऑर्डर है कि क्यों नॉमिनेशन वो रिजेक्ट कर रहे हैं। यदि नियमों के अनुसार सारी चीजें फुलफिल नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर पीठासीन अधिकारी उस फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन ऑप्शन भी रहता है। वो चाहते तो इसको या तो पहले पूर्ति करवा लेते, उसको बताते कि भाई ये आपका फॉर्म नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि भाई क्यों नहीं कहा ऐसे। ये कोई नियमों के हिसाब से नहीं है। लेकिन विधानसभा के जो सचिव रहते हैं वो काफी, मुझे कहने में आपत्ति नहीं है कि सबके साथ में बहुत फ्रेंडली रहते हैं, सबका काम सब करते हैं, उनकी इच्छा के हिसाब से करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उनसे भरवा लेते हैं और जो खाली स्थान हो उसको भरवाने के लिए कह सकते हैं, वो भरे या नहीं भरे ये बात अलग है। और फिर भी यदि वो पूर्ति नहीं करते हैं तो अपना निर्णय दे सकते हैं। क्योंकि मुझे ख्याल है एक बार हंसराज भारद्वाज जब यहाँ से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, उनके इसमें भी एक आपत्ति आई थी कि इनका जो ये है मतदाता सूची में वहाँ पर भी नाम है, पंजाब या हरियाणा कहाँ था, और यहाँ पर भी उन्होंने करा लिया है। इस आपत्ति को भी रिटर्निंग ऑफिसर ने उस समय अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसकी कहीं कोई अपील नहीं होती, ऐसा नहीं होता, रिटर्निंग ऑफिसर का फाइनल रहता है। इसलिए रिजेक्ट करने का आधार यदि पर्याप्त है, और जैसा कि उनकी स्पीकिंग ऑर्डर उन्होंने दिया है कि कौन कौन सी धारा के अंदर ये है, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी या जो दूसरे दल पहले दिन से चुनाव को बहुत गंभीरता से नहीं लेते, और भारतीय जनता पार्टी का ये एक विशेष गुण है कि वो पहले दिन से ही
नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट के सिलेक्शन से लेके उसका नॉमिनेशन फॉर्म भरने तक और उसके बाद में भी पूरी तरीके से एकजुट होकर बहुत जुझारूपन से कोई भी काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी उसको शायद, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि एक और मामला भी मुझे ख्याल आ रहा है, राजकुमार पटेल का विदिशा से नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया था। तो केवल कांग्रेस के ही नॉमिनेशन क्यों रिजेक्ट होते हैं? भाजपा का कोई नॉमिनेशन कभी रिजेक्ट हुआ मैंने ऐसा, मेरे नॉलेज में मैंने सुना नहीं। लेकिन कांग्रेस के तो उदाहरण दो तो मध्य प्रदेश के ही हैं, और भी कहीं के होंगे कि नहीं। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी को पहले दिन से कैंडिडेट के सिलेक्शन से लेके उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन के संबंध में बहुत सी बातें अभी चर्चा में है, तो ये सारी चीजों को कंसिडरेशन नहीं होता। यहाँ पर तो एक व्यक्ति तय कर देता है कि ये जाएगा, ना कोई कंसल्टेशन, ना कोई सलाह मशविरा, ऐसा नहीं होता जो मैं इन दिनों अनुभव कर रहा हूँ। पहले तो हुआ करता था, फिर भी इन दिनों मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि ऐसा कोई कंसल्टेशन नहीं होता। और इसलिए नॉमिनेशन फॉर्म जब भर रहे थे तो एडवोकेट की सलाह लेनी चाहिए। भाजपा हमेशा एडवोकेट की सलाह लेके काम करती है। आपको ने ध्यान नहीं दिया नामांकन भरते समय मीनाक्षी नटराजन का? बहुत बड़े वकील हैं जेपी धनोपिया साहब, वो साथ में मौजूद थे, आपने ध्यान नहीं दिया? काले कोर्ट के साथ में ही थे, हितेश वाजपेयी जी के बड़े गहरे मित्र हैं, वो साथ में मौजूद थे। कैसी बात कर रहे हो? क्या वकील से कंसल्ट नहीं किए देवेंद्र वर्मा जी? मैं ये नहीं कह रहा, धनोपिया जी सालों सालों से कांग्रेस के वकील हैं और सालों सालों से कांग्रेस के ये सारे काम वो कर रहे हैं, तो मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी 2 बार गलती हो गई ना, इसलिए कोई नया व्यक्ति को भी देखना चाहिए और एक समूह लेना चाहिए। फिर अपने राजकुमार पटेल के संदर्भ में गलती को लेकर भी अभी तक स्पष्टता नहीं है, वो गलती थी या क्या था वो अलग बात है देवेंद्र वर्मा जी। लेकिन आपकी एक दलील है, उस दलील की पुष्टि चाहता हूं मैं। आपका कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला अंतिम है। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला अंतिम है मतलब उसकी कोई सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब रिटर्निंग ऑफिसर चाहे तो आपका नामांकन पत्र मंजूर करे, ना चाहे तो ना मंजूर करे। मतलब इतनी स्वतंत्रता वाकई हासिल है। लोकसभा के चुनाव में मुझे 2-4 उदाहरण मालूम है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने एक दिया कि फलाना ये कुछ नहीं हो सकता। फिर रिटर्निंग ऑफिसर को इतना तो प्रोटेक्शन है कि नहीं तो यदि इतना प्रोटेक्शन नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा इंडिपेंडेंटली, इसलिए वो प्रोटेक्शन है उसको। नहीं, लेकिन इसका तो खतरा अलग भी है ना। अगर इतना ज्यादा प्रोटेक्शन उसको प्राप्त है तो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। ऐसा तो हमने इस देश में किसी और व्यवस्था में देखा नहीं है। पर आप बोल रहे हैं तो मान लेते कोई देवेंद्र वर्मा जी की हम विधायी जानकारी के कायल रहे हैं। बाकी तो कल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद में फिर से बात कर लेंगे। लेकिन अभी मैं प्रेम कुमार जी के पास आना चाहता हूं। और प्रेम कुमार जी बड़ी पते की बात कही देवेंद्र वर्मा जी ने। देवेंद्र वर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस गंभीरता से चुनाव लड़ती ही नहीं है। पहले हम देखते थे जब इस प्रकार के चुनाव होते थे तो साथ में छाया प्रत्याशी का भी नामांकन होता था। यह एहतियात बढ़ता जाता था कि अगर किसी कारण से नामांकन निरस्त हो जाता है तो मैदान खाली न रहे, इसके लिए बैकअप में प्रत्याशी डाला जाता है। और व्यवस्था भी इसीलिए बनी कि नामांकन पत्र की जांच के बाद नामांकन वापसी की तारीख रहती है कि एक बार आपका नामांकन क्लियर हो गया तो फिर जाके जिसने डमी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है वो अपना वापस ले ले। क्या कहते हो प्रेम कुमार जी? कांग्रेस अपनी अगंभीर रवैये के चलते लगातार हास्यास्पद स्थिति की शिकार हो रही है और मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होना और भाजपा के तीनों प्रत्याशियों के निर्विरोध चयन की स्थिति बनना कांग्रेस की गलती का ही परिणाम। जी देखिए हिमांशु जी, ये बात तब सही मानी जाएगी कि कांग्रेस की गलती से ऐसा हुआ जब जिस बिंदु को लेकर के ये नॉमिनेशन रद्द हुआ है वो निर्विवाद हो और इसकी अपील होती है, हो सकती है। ऐसा नहीं है कि रिटर्निंग ऑफिसर का डिसीजन फाइनल है, उनका डिसीजन है, अंतिम रूप में चलता है, लेकिन उनका डिसीजन जिन आधारों पर होता है उस आधार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। इस मामले में भी हमने जो अभी जाना समझा
उसमें उसके मुताबिक देखिए कॉन्गिजेंस होना, एफआईआर दर्ज होना, कोई आदेश होना, और सिविल अगर मामला है तो सिविल मामले में तो रिजेक्शन भी नहीं होता, मुआवजा संबंधी मामले में तो रिजेक्शन होता ही नहीं, ये तो लिखित प्रावधान है। तो इन बिंदुओं के आलोक में फौरी तौर पर ये फैसला जो है अब विवादास्पद लगता है, और विवादास्पद है तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और इस हिसाब से हम ये देखते, अगर हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि नहीं लापरवाही हुई, तब तो देवेंद्र जी सही कह रहे हैं कि भी कांग्रेस के ही मामले में लापरवाही क्यों होती है। तो कांग्रेस के मामले में लापरवाही उम्मीदवार की तरफ से हो सकती है, लेकिन अगर उल्टा हुआ कि लापरवाही नहीं, इंटेंशनली रद्द किया गया है, तो ये प्रश्न पलट जाएगा कि कांग्रेस के ही मामले में इंटेंशनली गलत क्यों फैसले होते हैं। जी, पर आप इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में क्या कहते हैं? कांग्रेस इतनी हड़बड़ाई क्यों है? अपने विधायकों को लेकर विमान से बेंगलोर भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ साफ स्थितियां रखी थी, 2 प्रत्याशी घोषित किए थे, कांग्रेस का प्रत्याशी आया और भाजपा तीसरा प्रत्याशी लेकर आ गई। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी चयन ने स्थानीय स्तर पर भाजपा की जीत के हालात जाहिर कर दिए और इसलिए पूरी कवायद हुई? इसके संदर्भ में क्या कहते हैं? देखिए, बीजेपी ने जैसे तीसरा उम्मीदवार दिया, तो चूंकि दलगत आधार पर वोट पड़ते हैं, और आपने जो दलील दी थी कि अपनी जमीर से वोट करना, वो अब रह नहीं गया है, दलगत आधार पर ही वोट देते हैं। तो ये मान लिया गया कि कांग्रेस के पास क्षमता है, वोट से ज्यादा, जितनी वोट है उससे ज्यादा है, मतलब जीत जाएंगे, आश्वस्ति थी। और बीजेपी के पास ऐसा नहीं है, तब भी वो दे रही है उम्मीदवार। इसका मतलब वो जीत की संभावनाएं तलाश रही है। जीत की संभावनाएं एक राजनीतिक दल 2-3 तरीके से तलाशती है। एक तो उम्मीदवार रख करके सामने वाले को प्रेशर में लाइए, उनके बीच अगर गुटबाजी है, उनके बीच अगर असंतोष है, तो उसका फायदा उठाया जाए, इसलिए भी उम्मीदवार दिए जाते हैं। और दूसरा, अगर ऐसा नहीं है तो पार्टी को लगता है कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं हो, तो हॉर्स ट्रेडिंग को देखते हुए आजकल रिसोर्ट पॉलिटिक्स चलती है कि इसको तब तक दूर रखा जाए जब तक कि चुनाव ना हो जाए। तो ये चूंकि हॉर्स ट्रेडिंग, पार्टी तोड़ना, सांसद तोड़ना, विधायक तोड़ना बहुत लगातार जारी है, उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस ने जो ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स की, एहतियातन की, और इसको सही या गलत आप परख सकते हैं, लेकिन ये एहतियात आजकल राजनीति में एक आवश्यकता बन गई है। अच्छा, लेकिन प्रेम कुमार जी, आप इस पे क्या कहोगे? भाजपा खरीदने की कोशिश करती है, ये बात तो सब लोग बोल देते हैं, ये कांग्रेस बिकने के लिए तैयार क्यों रहते हैं? इस पर भी तो कोई टिप्पणी। देखिए, इस पर तो कई बार टिप्पणी हमने अक्सर की है कि देखिए, उदाहरण होता है कि हमें अक्सर उदाहरण देता हूं कि जैसे लड़की से बाहर में छेड़खानी हो गई, तो सवाल उसी से पूछा जाता है कि आप ऐसे कपड़े पहनकर क्यों निकले, इस टाइम पर क्यों निकले। छेड़खानी करने वाले से सवाल नहीं पूछा जाता। अरे खरीदने वाले से सवाल ही नहीं है, बिकने वाले की। कैसी बातें करते हो प्रेम कुमार जी? आपका लड़का छेड़ कर आए, मेरा लड़का छेड़ कर आए, तो पूछेगा नहीं तूने छेड़ा कैसे? आप इस आलोक में इस सवाल को गायब थोड़ी कर दोगे। भाई, वो भाजपा खरीदती है, कांग्रेस के लोग बार बार बिक क्यों जाते हैं, ये सवाल तो साथ में आएगा ही ना प्रेम कुमार जी। ये लड़की के छेड़खानी का विषय देकर आप कांग्रेसियों के बिकने के संदर्भ में सरलीकृत कैसे कर दोगे? कांग्रेस ने तो कहा था जितने बिकाऊ थे सिंधिया जी के साथ जा चुके, अब सब टिकाऊ हैं। फिर मौका आया तो फिर से कहने लगे बिक जाने की अंदेशा है। ये तो टिकाऊ थे, फिर बेंगलोर के लिए चार्टर बुलाने की जरूरत क्या? देखिए, यहां पर बिकने का जो सवाल है ना, बिकने का सवाल यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी का तो है ही नहीं। अगर बिकने का सवाल है भी तो सरकारी अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर का हो सकता है, कांग्रेस के प्रत्याशी। आप तो सवाल को गायब कर दे रहे हो प्रेम जी। प्रताप भानु जी गायब करे तो समझ में आता है, प्रेम कुमार जी गायब कर दे रहे, कैसी मुश्किल बढ़ा रहे हैं आप मेरी। भाई, मैंने प्रत्याशी के बिकने की बात थोड़ी कही, वोटर के संदर्भ में बात की। हॉर्स ट्रेडिंग वोटर के संदर्भ में आप भूल गए।
प्रत्याशी के संदर्भ में तो बात ही नहीं हो रही। जिन्हें वोट देना है उनको बेंगलोर ले जाया जा रहा था। क्यों ले जाया जा रहा था? भाजपा की हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए। तो इस पर कुछ कहो ना प्रेम कुमार जी। हिमांशु जी, उदाहरण हर तरह के होते हैं। प्रत्याशी भी बिकते हैं, प्रत्याशी के वोटर भी। प्रशासनिक तरीका सामने भी आ रहा है, इसकी भी परीक्षा होनी बाकी, इसकी भी परीक्षा होना बाकी है, ये इनका कहना है। पर डॉक्टर हितेश वाजपेयी, वापस आपके पास लौटता हूं। क्या ऐसा दिखा कि 2 प्रत्याशी 3 प्रत्याशी में तब्दील हो गए? इस पर तो रोशनी दो। उसी बड़े नेता ने बोला था आपको, उतार दो भाई, बन जाएगी बात। देखिए हिमांशु जी, उसके पहले मैं 2-3 बातें कहना चाहूँ। मैं जो बीच में उंगली उठा रहा था, मैं यही उठा रहा था कि क्या कारण है कि हमने तो 4 फॉर्म लिए थे, आपको भी जानकारी होगी, मैं दे भी देता हूँ। क्या कारण है कि एक ही फॉर्म भरा, डमी फॉर्म क्यों नहीं भरा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका मतलब उसी दिन से सैबोटेज जारी हो गया था कांग्रेस में, जिस दिन से कि ये सब शुरू हुआ था। दूसरी बात, धनोपिया जी बहुत अच्छे इंसान है, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, लेकिन धनोपिया जी थोड़े ना उनके इन्वेस्टिगेटर थोड़े ना है। वे उनको उस कॉलम में बताया गया ये लिख दीजिए प्रकरण, उन्होंने लिख दिए होंगे। उनसे जब ये प्रकरण छुपा लिया गया तो बेचारे क्या करेंगे? तो स्वाभाविक है कि उसमें धनोपिया जी इज अ प्रेजेंटर। वो एक प्रकार से मान सकते हैं कि मीनाक्षी जी उनकी क्लाइंट थी, तो क्लाइंट ने बताना जरूरी होता है कि प्रविष्टियां क्या क्या करना है उसको। और वो कोई पहली बार सांसद तो बन नहीं रही थी। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने कही है, मैं फिर आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ये केवल 15 विधायकों की बात नहीं है। आप याद करिए, मैंने भी इसको ट्वीट किया था, इनका आप वीडियो उठाकर देखिए, सबके चेहरे कैसे लटके हुए थे जब मीनाक्षी जी के साथ ये लोग बैठक कर रहे थे। फिर पीछे से मैंने खुद विजुअल में देखा है, एक महिला विधायिका को एक ने कहा कि भाई इनका स्वागत कर दीजिए, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो एक बॉडी लैंग्वेज समझ में हितेश जी, ये चेहरे मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी से ज्यादा लटके हुए थे, रजनीश अग्रवाल की उम्मीदवारी से भाजपा में ज्यादा लटके हुए थे? भाई दावेदारी तो वहां पे भी बहुत लोगों की थी। मेरी बात आप फिर समझिए। तो मैंने जो सवाल किया पहले मेरे को उसका उत्तर दीजिए, समझ तो मैं बाद में लूंगा, पर मैंने पूछा भाई। देखिए, माननीय कैलाश विजयवर्गीय, माननीय नरोत्तम मिश्रा, माननीय अरविंद भदौरिया, क्या कहते हो डॉक्टर हितेश से? इसका जवाब बहुत अच्छे से जानते हैं। रजनीश जी आपके मेरे सबके बहुत अभिन्न मित्र हैं, हम लोग साथ के लोग हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथ का व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो ये तो प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता। मतलब आपका कहना है कि कैलाश जी को नहीं मिला, नरोत्तम जी को नहीं मिला और अरविंद जी को नहीं मिला, तो इसकी तो इतनी खुशी थी क्या वो क्या बताए हम लोगों को? ऐसा भाई नहीं मिला वाली बात नहीं है, जिनको मिला उनके लिए हमारी खुशी में कोई रेश मात्र भी कमी नहीं थी, ये हम कहना चाहते हैं। और फिर आप मुझे भटका रहे हैं, मैं आपके प्रश्न पर वापस आना चाहता हूं कि क्या कारण था कि तीसरा कैंडिडेट आया। तो जब हमने इस माहौल को देखा कि मीनाक्षी जी को लेकर कांग्रेस में भारी, वो तो हमारे लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था कि हम चुनाव की प्रक्रिया में भाग लें, और इसीलिए हमने तीसरे प्रत्याशी को लाकर 3 सीटों के विरुद्ध 4 प्रत्याशी होने पर चुनाव होंगे, इसकी संभावना को खड़ा किया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। दूसरा जो प्रेम कुमार जी ने कहा है कि आपराधिक प्रकरण, और भाई साहब आपराधिक प्रकरण आपके पास कितने ही हो, वो कॉलम है केवल उसकी सूचना देने का। आपराधिक प्रकरण के आधार पर कभी भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। अब देखते हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, कॉलम बोलता है कि आपके खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उसकी जानकारी अंकित करें। दलील यह है कांग्रेस की कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ मामला दर्ज नहीं है। मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए इसके संदर्भ में याचिका है, मामला दर्ज नहीं है। बहुत बड़ा अंतर है। अब हम तो इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की याचिका के फैसले का कि कांग्रेस अपनी दलील के आधार पर कोई राहत ले पाएगी, या देवेंद्र वर्मा जी ने जिस प्रकार की स्वतंत्र सत्ता रिटर्निंग ऑफिसर की बताई है उसके अनुरूप इस फैसले को कोई चुनौती नहीं है। देवेंद्र वर्मा जी के प्रति बड़ा सम्मान है हमारा, पर यह मानने में बहुत दिक्कत हो रही है हमें कि इस देश में किसी भी पद पर बैठे हुए शख्स की ताकत क्या इतनी
असीमित है कि उस पर पुनर्विचार की या उसकी समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है। हम तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए आदेश तक की समीक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा के लिए उससे ऊपर की बेंच चली जाती है। एक राज्यसभा चुनाव के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर इतना अधिकार संपन्न है कि उसने कह दिया फॉर्म निरस्त, तो इस देश की कानून व्यवस्था में उसकी समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं। मामला दिलचस्प है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के अंतर्गत जो बात देवेंद्र वर्मा जी ने कही वो बड़ी मायने रखती है कि भाजपा के मुकाबले कांग्रेस चुनाव को संजीदगी से नहीं लेती। अगर ये परिस्थिति बनी हुई थी, तो अगर एक डमी कैंडिडेट कांग्रेस ने मैदान में दिया होता तो इस प्रकार से निर्विरोध निर्वाचन के हालात भाजपा के पक्ष के नहीं दिखाई देते। तो ये जो अंतर दोनों राजनीतिक दलों का है, एक 135-137 साल पुरानी पार्टी और एक महज 45-47 साल पुरानी पार्टी, दोनों की तैयारी, दोनों की संजीदगी का ये अंतर ही क्या उनकी सफलताओं में इतने बड़े अंतर के रूप में हमारे सामने आता है? ये सवाल दिलचस्प है। झारखंड में कांग्रेस सीट और साख बचा पाएगी, इसका फैसला 18 को होगा, पर अभी तो इंतजार कल का है कि क्या कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा उसको कोई राहत दिला पाएगी। इसके लिए हम कल इंतजार करेंगे। कल कोई फैसला आया तो उस पर बात करेंगे। लेकिन आज के लिए तो इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कल करेंगे फिर मुलाकात, शायद इसी विषय पर अभी दीजिए इजाजत। सादर प्रणाम।